ओके, तो बेसिकली ये पेपर 4 है हमारा, ठीक है, जो इस साल पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 20 मार्क के 2 सवाल होंगे जो हमें करने हैं और टाइम लिमिट है 1 आवर 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट के अंदर 2 पेज की केस स्टडी स्कैन करनी है, आधे घंटे का एक सवाल, आधे घंटे का एक सवाल, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट और बच्चों को इशू आएगा ही आएगा। 2 तरह के सवाल हैं, एक है इशू आएगा ही आएगा, क्या इशू आएगा, दैट एक सवाल जो होगा दैट स्ट्रैटेजी बनी हुई है उसको एवेल्युएट करना कि यार जो उसने ये काम किया या जो काम करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं, या दूसरा बोलेगा कि मुझे पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, बना के बताओ या उसमें क्या क्या अप्रोचेस इस्तेमाल होंगे। तो आज जो हम लोग पॉइंटर्स लिखने जा रहे हैं जिस सवाल के, वो है जिसके अंदर ऑलरेडी पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा पाथवे दिखाया हुआ है और हमें इवेल्युएट करना है कि भाई जिसने काम किया वो सही था या नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, उन पॉइंटर्स को नोट डाउन करोगे और फिर आंसर की स्ट्रक्चरिंग खुद करोगे। पहले हम आते हैं केस की स्कैनिंग के ऊपर, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ मैं दे दूंगा शेयर कर। केस पढ़ते हैं सुनते हैं। रायंस फार्म आरएफ वाज सेटअप इन ऑस्ट्रेलिया इन 2001। कब सेटअप हुआ था? 2001 के अंदर हुआ था। अच्छा, एक काम ये करते हैं, मैं यूजुअली बोलता हूँ ये करना नहीं चाहिए, लेकिन पहले एक दफा सवाल देख लेते हैं जो हम करने वाले। सवाल बोल रहा है इवैल्यूएट आरएफ स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ बिटवीन 2008 से 2019। 2008 से लेकर 2019 तक आरएफ ने जो जो किया वो कितना अच्छा था या वो कितना बुरा था, हमें इस पूरे को इवैल्यूएट करना है। और सवाल स्टार्ट होगा बेसिक ग्रोथ की डेफिनेशन के साथ कि ग्रोथ होता क्या है और इसने किस किस तरीके से ग्रोथ की है। जिस तरह भी हम अपनी पिछली एएससी क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कि ग्रोथ इंटरनल है, फिर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारे मामला। तो मुझे 2008 से लेकर 2019 तक जो आरएफ ने किया है उसको इवैल्यूएट करना है। 2001 के अंदर ये बिजनेस स्टैब्लिश हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसने फार्म खरीदा, इक्विपमेंट खरीदे, इन्वेंट्री ली, $1.5 मिलियन थी उस टाइम पे, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट थी। इसने ये सब फाइनेंस किया बैंक लोन के थ्रू और 2008 तक वो बैंक लोन पे कर दिया, विच मींस 2008 तक बिजनेस A1 ओके बेहतरीन चल रहा है। इनिशियली आरएफ प्रोड्यूस्ड शुगर केन्स, पाइनएप्पल्स एंड मैंगोज। ये याद रखना कि शुरू में क्या करता था, 3 चीजें प्रोड्यूस करता था, पाइनएप्पल्स, शुगर केन एंड मैंगोज। यहां से अब कहानी स्टार्ट होती है हमारे सवाल। इसने पहली दफा जब ग्रोथ की, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 2008 से 2014, 2015, 2016, 2018 और 2019, ये आपके इंडिविजुअल एक एक पैराग्राफ है। आपको पूरी स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना है ना, तो 8 से 14 का एक पैराग्राफ होगा, 2015 का एक पैराग्राफ होगा, 16 का एक पैराग्राफ होगा, 18 का एक होगा और 19 का होगा, और एंड में कंक्लूजन आएगा। इस आंसर में ये स्ट्रक्चरिंग हमारी सामने नजर आ रही है। तो बात स्टार्ट करते हैं 2008 से 2014 के अंदर क्या हुआ। इसके अंदर several purchases of land to increase capacity, gain economies of scale and maximize profit margins, all profit reinvested in RF। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्ट्रैटेजी में इसने क्या किया? ये खुद ही एक फार्म का बिजनेस था, इसने और फार्म्स अपने ही पैसों से खरीदे। क्या करे? अपने ही पैसों से फार्म्स खरीदे और बिजनेस को एक्सपैंड किया। जब अपने ही पैसों से फार्म खरीदे और बिजनेस को एक्सपैंड किया, ये कौन सी ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ है। क्या है? इंटरनल ग्रोथ है। इसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो आप इसको आइडेंटिफाई इस तरीके से करोगे। ये पेपर ही तो तुम्हारे सामने स्पेसिफिक पेपर ही है। अब ये इस पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, हर पेपर में हो सकता है किसी और पेपर में कोई और स्ट्रेटजी बनाई हुई हो। एक सवाल तुम्हारा ये गारंटीड है कि पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई होगी और उस पर इवैल्यूएट करने के लिए आएगा कि तुमने ये इस स्ट्रेटजी को देख के बताओ कि इसने सही काम किया भी है या नहीं किया। तो पहले क्या बताओगे आप कि ये कौन सी ग्रोथ है? ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ करी, इससे फायदा क्या हुआ? इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, इसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल भी हुआ, एवरेज कॉस्ट कम हो गई और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए। बिजनेस ने वापस प्रॉफिट री इन्वेस्ट भी कर दिया आरएफ के अंदर, विच मीन जो पहली अप्रोच थी इसी ग्रोथ की वो एक अच्छी अप्रोच थी। बिजनेस का ब्रांड साइज बढ़ा, मार्केट साइज बढ़ा, उसके ऑपरेशन इंक्रीज हुए, ब्रांड की रेपुटेशन बिल्डअप हुई, इकोनॉमी ऑफ स्केल हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको अजम्पशन लेना, ये बोल रहा है बिजनेस में क्या एक्सपीरियंस क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो जब इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस किया होगा तो हम अजम्पशन ले सकते हैं दैट द बिजनेस वुड नाउ हैव बिकम मोर
competitive. Therefore, they would be able to attract more customers, resulting in greater market share, sales and profitability, a better brand image, more influence on the buyers. क्योंकि जब मार्केट शेयर बढ़ा होगा, कैपेसिटी बड़ी होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो रहा होगा, तो इसकी पावर बड़ी होगी, जो इससे कंज्यूमर्स खरीदने आते होंगे, वो उनसे बेसिकली बार्गेन बेटर पोजीशन में कर सकता होगा. ठीक है, ये एक पहला सिनेरियो था. दूसरा, 2015 में इसने ये किया कि जितनी भी लैंड थी सबको शुगर केन में ले आया. पहले मैंने बताया था, मुझे याद रखना कि इसने 3 काम करे थे, शुगर केन, पाइनएप्पल और मैंगोज, सब खत्म करके सिर्फ शुगर केन में ले आया. विच मीन्स वैरायटी कम कर दी, चॉइस कम कर दी, विच मीन्स अब रिस्क फैक्टर क्या है, ज्यादा. कि अगर शुगर केन का क्रॉप अच्छा नहीं होता तो दे कैन फेस प्रॉब्लम्स. इफ द डिमांड फॉर शुगर केन ड्रॉप्स, then the business might face an issue that their stock might not be sold in the market. और यहाँ पर अपेंडिक्स 1 बोला, जरा अपेंडिक्स 1 भी जाके देखते हैं. ये रहा. लेकिन ये बात हुई कि इसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी कि जब ये शुगर केन पे गया तो उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए. और एक बात ये नजर आती है कि ऑस्ट्रेलिया का 80% शुगर केन एक्सपोर्ट होता है इन मार्केट्स के अंदर, विच मीन्स इंटरनेशनल मार्केट अच्छी भी है. लेकिन ये बात नजर आती है कि ये शुगर केन में गया तो है, लेकिन जो इनकी गवर्नमेंट है ना, शुगर केन को सब्सिडाइज, और बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है. अभी तक ये नहीं बताया हमें कि कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर ये नजर आ रहा है कि 80% स्टिल एक्सपोर्ट होता है, तो ये बात समझ में आती है कि विदाउट सब्सिडीज भी ये लोग क्या है, कंपेटिटिव है. जो ब्राजील की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को क्या करती है, सॉरी, ब्राजीलियन शुगर केन फार्मर्स ज्यादा एफिशिएंट है, ये बात तो नजर आ रही है. ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, तो ये बात समझ में आ रही है कि इसने ये काम करके अच्छा किया कि शुगर केन की तरफ आए, क्योंकि डिमांड तो है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो बिकेगा माल. लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर है, सस्टेनेबल हो, पानी कम इस्तेमाल करो. अब शुगर है, शुगर केन है, सॉरी, पानी तो इस्तेमाल होगा, तो उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. अब ये बात आएगी जो डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट थी ऊपर, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर ये एलिमेंट क्रिएट हो जाता है कि हम ऐसे जगहों से ना खरीदें जो सस्टेनेबल नहीं है, तो आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. अच्छा, नीचे एक और चीज देख लूं तो यहाँ पर 2015 से बात स्टार्ट हो रही है, तो अभी तो हम आगे देखेंगे, अभी तक हमारे पास कोई चीज रेलेवेंट नजर नहीं है. तो इसने जो दूसरी अप्रोच करी कि सिर्फ अपनी जो वैरायटी को कम करके किस पे आ गया, शुगर केन पे आ गया. इसलिए कि रिस्क तो बढ़ गया, लेकिन केस खुद बताते कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, और ये अप्रोच राइट नजर भी आ रही है, क्योंकि फ्यूचर में शुगर केन की डिमांड ज्यादा. लेकिन इसको रिस्की हम इसके लिए कहेंगे, अगर खुदा ना खाते शुगर केन की डिमांड कम हो जाती है तो कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, सही पाइल अप हो जाएगा इनके पास. तीसरा पैराग्राफ, अब स्टार्ट देखो, 2008 से लेकर 2015 तक थी इंटरनल ग्रोथ, क्या थी, अपने ही पैसों से बिजनेस को एक्सपैंड किया है. 2016 में हमें एक्सटर्नल ग्रोथ नजर आई है, टेक ओवर ऑफ बीकेएल, अ नेबरिंग फार्म. खुद भी फार्म थे, एक और फार्म को खरीदा है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम इंडस्ट्री, सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन. तो आप बताओगे इन 2016 बीकेएल डिड एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बाय टेकिंग ओवर अ नेबरिंग फार्म. और वो कैसे करा, उसने एक बैंक लोन लिया और अपने शेयर्स क्या करे, सेल करे, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया. लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये बन गया, जाहिर से बड़े प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन तो आएगा. और दूसरा, आरएफ जो जॉन है, आरएफ का ओरिजिनल ओनर है, उसके पास अभी 51% शेयर्स हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसके पास है. जरा अपेंडिक्स 2 को जाके देखते हैं क्या गेम हुआ, मसला क्या है बताएं. पर ये देखो, आरएफ की अप्रोच और बीकेएल की अप्रोच डिफरेंट है. आरएफ हार्ड अप्रोच पे चलता है, कॉस्ट कटिंग अप्रोच है, वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट, कोऑर्डिनेशन नहीं है. बीकेएल सॉफ्ट अप्रोच पे चलता है, डेवलपमेंटल अप्रोच पे चलता है. आरएफ ने बीकेएल को खरीदा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी होगी कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे, वर्कर्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होंगे, इश्यूज क्रिएट हुए होंगे. आप खुद देख लो, सही, बीकेएल के एम्प्लॉइज फ्लेक्सी टाइम पे थे, जब जरूरत पड़ती थी तब बुलाते थे. आरएफ के एनुअलाइज कॉन्ट्रैक्ट पे थे, पूरे साल के आवर्स पहले से डिसाइडेड है, बिल्कुल मेजर चेंज है. तो आरएफ ने क्या किया, जैसे ही बीकेएल को अक्वायर किया, सबको एनुअलाइज पे डाल दिया, बोला फ्लेक्सी टाइम खत्म, जिस टाइम पे बुला रहा हूं उस टाइम पे आओ. तो उन्होंने छोड़ के जाना शुरू कर दिया, लेबर टर्नओवर बढ़ गया, रिक्रूटमेंट के मसले आ गए, प्रोडक्टिविटी फोरकास्ट दिख रही थी गिरने के लिए. अब यहाँ पर देखो 2015 से 2016 में देखो, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट 16 तक बढ़ा है, लेकिन 16 के बाद भी कांस्टेंट डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है. 2015 से 2016 के अंदर 25% गियरिंग बढ़ गई. जो जाहिर सी बात है, इन्होंने जो बीकेएल को अक्वायर किया, पैसा कहीं से तो आया होगा,
इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा उतना ही था, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो में देखें तो हमारी लिक्विडिटी खराब हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी खराब हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये 2016 वाला सिनेरियो। अब आए 2018, थर्ड पैराग्राफ। आरएफ ने एक नई बिल्डिंग परचेज करी और फर्दर लोन ले लिया। ऑलरेडी एक लोन था, एक और लोन ले लिया। अपेंडिक्स 3 देखते हैं उससे हुआ क्या। अब यार इससे एक बेनिफिट तो ये हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ शुगर केन पे आ गए, अगर डिमांड नहीं भी होती तो स्टॉक तो कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, इनकी कैपेसिटी 300% से बढ़ गई, स्टॉक कर सकते हैं, बहुत महीने तक रख सकते हैं, कि जब बाद में प्राइस बढ़ जाए तो उससे फायदा कमा लें। सुनो हुआ क्या, इधर देखो, इन्होंने कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी डाल दिया, ईआरपी भी डाल दिया, सब कुछ किया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ इनके साथ। वो क्राइसिस क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, वो 2020 के अंदर हुआ, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया। जरा मैं अगर नीचे केस में जाके देखूं, ये 2017 के अंदर इन्होंने क्या किया था, बिल्डिंग ली थी ना इन्होंने, लेकिन बिल्डिंग लेने के बावजूद भी, हाँ 18 में ली थी, 17 में ली थी, 18 में बिल्डिंग ली थी। ठीक है, तो अगर 18 में बिल्डिंग ली थी, जरा नीचे जाके मैं देखता हूं, तो पहले तो इनकी गेयरिंग कम हुई 2017 में, इन्होंने पुराना खत्म किया होगा। जब बिल्डिंग ली तो बिजनेस फुली हाईली गेयर्ड हो गया, 50% से भी ऊपर निकल गया, कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जब इतना गेयर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट फॉर द ईयर तो गिरेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट आप कमाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट जब निकलेगा तो नेट प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली। दूसरा आप देखो कि कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, फिर भी आप लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस रहे हो। मतलब क्या नजर आ रहा है कि आपका जो पैसा है मेजॉरिटी इन्वेंट्री में ही स्टक हो रहा है, बिजनेस के हालात विद टाइम डिटोरिएट हो रहे हैं। अब देखो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सही है कि रिटर्न्स आपके कम होते जा रहे हैं कंपेयर टू द मार्केट, व्हिच मींस ये आप इसके बाद से देख लो कि 2015 के बाद से या 15 के एंड से सिंस 16 बिजनेस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर चले गया था। यानी जब जब से इसने एक्सटर्नल ग्रोथ स्टार्ट करी, एक्सटर्नल ग्रोथ ने इसको फेवर नहीं किया इतना ज्यादा। 2019 में क्या हुआ, आरएफ शेयर होल्डर अप्रूव कर रहे हैं कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, मतलब उनको कोई इतना मसला नहीं, वो बोल रहे हैं हाँ सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो बोल रहे हैं हाँ सही है, विच मीन्स मार्केट में बाकी कंपनी की परफॉर्मेंस इससे क्या होगी, सिमिलर होगी या लो होगी। हम अजम्पशन ले रहे हैं, हम एग्जामिनर को बोलेंगे कि अगर वो शोर नहीं मचा रहे, एजीएम में शोर कम मचाता है शेयर होल्डर, तो भाई तुम क्या जलालत कर रहे हो, मार्केट किधर पहुंच रही है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहे, विच मीन्स एवरीथिंग इज गुड, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि लिक्विडिटी भी खराब हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब हो रही है, इन्वेंट्री बिक भी देर से रही है, मतलब आप इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा फंस रहा है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अब 2020 में हुआ क्या, इसकी बेसिस पर अभी हमें नई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। क्या आग लग गई, जितना हमारे पास शुगर केन हार्वेस्ट हुआ था वो सारा जाया हो गया। जो जॉन था ओरिजिनल ओनर, उसने अपने सारे शेयर्स दे दिए अपनी बेटी को, बोला कि अब तुम चलाओ। तो उसकी जो बेटी है ना, अब है ना RF2 करके, यानी इसी बिजनेस का रायन फार्म्स का एक नया वर्जन करके लॉन्च करना चाह रही है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि दुनिया सस्टेनेबिलिटी पे जा रही है और उसके ये एम्स है, उसके ये एम्स है। बाकी तो हमने केस स्कैन किया है, ये ओवरऑल स्कैनिंग थी। तो देखो 15 मिनट में स्कैन हो जाएगा तुम्हारा केस। अब आधा घंटा तुम्हारे पास दोनों आंसर लिखने का। सवाल बोल रहे हैं इवैल्यूएट आरएफ्स ग्रोथ स्ट्रेटजी बिटवीन 2008 से 2019, कैसे लिखोगे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम बताओगे पहले ग्रोथ होता क्या है, सही, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, सही है। तो आप बताओगे, पॉइंटर्स जरा बना लो अपने पास, नोट डाउन कर लो, ताकि मैंने जो आंसर लिखवाया थोड़ा बहुत, मैं आज जहां पर जा रहा हूँ ना वहां से पिक्चर खींच के भेज दूंगा। पॉइंटर्स अपने पास नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंटर बना लो, डिफाइन ग्रोथ, जिसके अंदर आप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बताओगे। ये सुन लेना बात, ठीक है। हाँ, ये समझ लो आधा घंटा में सुन लेना है, पॉइंटर्स बना रहा है, ठीक है। नहीं, डिफाइन ग्रोथ क्वेश्चन, पहले पॉइंटर्स जगह छोड़ो, पॉइंटर्स बना लो, फिर क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहले आप बताओ डिफाइन ग्रोथ, उसके अंदर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बताओगे। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल बताते हुए आप ये बताओगे दैट 2008 से 2015 तक कौन सी ग्रोथ थी, इंटरनल, एंड 2016 से 2019 तक कौन सी थी, एक्सटर्नल ग्रोथ थी। इस तरीके से आपको अपने आंसर का एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
अच्छा, आप इसके अंदर है ना स्ट्रेटजी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि भाई ग्रोथ से पहले आप एक काम करो, एक और ऊपर ग्रोथ से पहले एक और पॉइंट डालो ऊपर, डिफाइन स्ट्रेटजी, कि पहले स्ट्रेटजी को डिफाइन करो, फिर ग्रोथ को डिफाइन करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफाइन करो, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफाइन करते हुए ये बताओ कि 2008 से 2015 तक इंटरनल थी और 2016 से 2019 तक एक्सटर्नल थी। हाँ, ये तुम्हारा स्टार्ट आ जाएगा 20 मार्क के, स्टार्ट आ गया तुम्हारा। अब मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, मैंने ये बात बोली थी कि हर एक एक ईयर का एक एक पैराग्राफ होगा। 15 का 2008 से 14 का एक पैराग्राफ, 15 का एक पैराग्राफ, 16 का, 18 का और 19 का। और तुम्हें इवैल्यूएट करना है कि इसकी जो डिसीजंस थे कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे। तो पहले तुमने उठाया 2008 से 2016, तो पहले तुम ये बताओगे द बिजनेस स्टार्टेड इन 2001, पहले ये बता दोगे द बिजनेस स्टार्टेड इन 2001, थोड़े पॉइंटर्स लिख लो। द बिजनेस स्टार्टेड इन 2001 and till 2008 it was well established, and had paid off its liabilities। यानी बिजनेस 2001 में स्टार्ट हुआ था, 2008 तक आके वो स्टैब्लिश हो चुका था और उसने अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी। एंड फ्रॉम 2008 द बिजनेस स्टार्टेड टू ग्रो, ठीक है, इसने ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप आप बताओगे 2008 से 2016 तक इन्होंने क्या करी, 2008 से 2015 तक, 2008 से 2015 तक इन्होंने इंटरनल ग्रोथ करी है। लेकिन आप बताओगे इन द फर्स्ट स्टेप इन 2008 till 2014 द बिजनेस एक्सपैंडेड देयर करंट ऑपरेशंस ऑर्गेनिकली। इन्होंने क्या किया, 2008 से 2014 तक अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया ऑर्गेनिकली, जिसकी वजह से द केस आइडेंटिफाइज दैट दे बिकेम मोर व्हाट प्रॉफिटेबल, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप लिंक करोगे क्योंकि इस फार्मिंग बिजनेस का स्केल इतना बड़ा हो गया कि इसकी फिक्स कॉस्ट स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो गई। तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो गया और क्या हो गया, कंपेरेटिव भी हो गया। क्या हो गया, कंपेरेटिव भी हो गया। सही है, आप इसमें कंपेरेटिवनेस की बात भी बताओगे और प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी बताओगे। अच्छा, इसके अंदर आप ये चीज का लिंक डेवलप करोगे दैट द ग्रोथ वाज फाइनेंस्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज, क्योंकि हमने अपना ही पैसा रिटेन अर्निंग्स इन्वेस्ट करी थे ना, क्या करे थे, अपना ही प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट किया था। तो आप बताओगे एज द बिजनेस फाइनेंस इट्स ग्रोथ थ्रू द इंटरनल सोर्सेज देयर वुड हैव बीन अ सिनेरियो। अब आप assumption लोगे, क्या लोगे, there would have been a scenario that the business might have faced cash flow problems। क्या हो सकते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। आप सही है, इसके अंदर आप कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का जिक्र डालोगे। भाई सारा पैसा जब वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है बिजनेस को क्या आई हो, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आई हो, सही है, जिसकी वजह से उसके ऑपरेशंस क्या हुए हो, अफेक्ट हुए हो, उसको अपनी पेमेंट्स डिले करनी पड़ी हो। बट द केस आइडेंटिफाइज दैट द बिजनेस was performing well, which shows that in the first stage the business was effectively able to manage its expansion। सही है, बिजनेस क्या कर सका था, अपनी एक्सपेंशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सका था और अच्छे तरीके से बिजनेस को चला सक रहा था। यानी पहला स्टेज था इसका जिसमें इसने फार्म लैंड लिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस किया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। उसमें आप ये अजम्पशन ले सकते हो कि इसको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्राइसिस आया होगा, लेकिन केस ये दिखाता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि बड़ी थी, विच मींस उन्होंने इफेक्टिवली मैनेज कर लिया होगा। और ये बात समझ में आती है उसकी इससे ब्रांड इमेज भी इंप्रूव हुई होगी, मार्केट में पोजीशन भी स्ट्रांग हुई होगी और वो ज्यादा कंपेरेटिव भी हो गया होगा। सही है, मार्केट में ज्यादा कंपेरेटिव भी हो गया होगा। इस तरीके से आप पहला पैराग्राफ कंप्लीट करोगे। दूसरे पैराग्राफ में आप बात करोगे 2015 की। अब in 2015 RF only focused on sugarcane, और आप लिंक करोगे from previous operations they were farming sugarcane, pineapples as well as mangoes। So in this stage RF
reduced their variety and only focused on sugarcane, which can be considered a what? A high risk strategy. आप क्या कंसिडर कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है ये? हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ आप एक शुगर केन पे फोकस कर रहे हो, ठीक है. बट द केस आइडेंटिफाइज इन द अपेंडिक्स दैट देयर वर लार्ज प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है. उसके ऊपर क्या थे? प्रॉफिट मार्जिन्स क्या थे? ज्यादा थे, यानी इसका ये डिसीजन ठीक था. However, the business could have faced a problem that if the demand for sugarcane declined, they might not have any other alternative crop to sell in the market. But the case identifies that the demand for sugarcane was increasing in the world. कि वर्ल्ड डिमांड शुगरकेन की बढ़ रही थी. तो जब जिस चीज की दुनिया में डिमांड है और अगर आप उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, which means it is a smart thing to do. क्या है कि ये अच्छी चीज है. और केस भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपकी गेयरिंग भी इतनी ज्यादा नहीं थी, बिजनेस का रिटर्न भी अच्छा 9% का आ रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी अच्छी थी, ठीक है. तो आप उसको इस तरीके से लिंक करके बताओगे, लेकिन आप उसको ये जरूर लिंक करोगे कि रिस्क क्या था? ज्यादा था, ठीक है, रिस्क का इशू था. अब बात करोगे आप अगले उससे, विच वॉज वॉट? एक्सटर्नल ग्रोथ. क्या थी? ये आ गया आपका 2016. In 2016, RF took over BKL, which is known as what? Horizontal integration. क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ का वर्ड आप ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. By financing from the bank loan and issuance of the shares, the case identifies that due to the financing, the gearing increased by 25%. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गेयरिंग मेरी बढ़ गई, पहले 5% थी और अब कितनी हो गई है? 30%. तो मैं केस को ये बता रहा हूं कि मेरी गेयरिंग कितने से बढ़ी है? 25%. तो यहाँ पर मार्क मिलेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस की गेयरिंग बढ़ गई. और जब गेयरिंग बढ़ गई तो बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ गया था. ऑल्सो यहाँ पर ये बताया गया है कि बिजनेस ने अपना लीगल स्ट्रक्चर क्या कर दिया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया. क्या कर दिया? तो एक रजिस्टर्ड बिजनेस हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस की प्रेस्टीज, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट मार्केट में क्या हो गई? बढ़ गई होगी. लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर क्या होगा? ज्यादा होगा. However, the case identifies that during 2016, the return on capital employed reduced by 2%, which means the approach created some problems for the business as the profits were declining. In terms of what? Return on capital employed. In terms of what? लेकिन रियलिटी में गिरे नहीं थे, रियलिटी में 0.3 मिलियन से बढ़े हैं. वहां देखो, पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 2.3 मिलियन. गिरे किस वजह से? कि आपका ओवरऑल जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पोर्शन है ना, वो क्या हो गया? बड़ा हो गया. डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, और न्यूमरेटर आपका छोटा था. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से देखें तो 2% से कम हुआ है, लेकिन रियलिटी में देखें तो नीचे 0.3 मिलियन से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है. तो यहाँ पर इस ऑप्शन की वजह से आपका बिजनेस हाईली गियर्ड हो गया. लेकिन द केस आइडेंटिफाइज दैट द वर्कर्स ऑफ द बीकेएल हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच. सो ये हम यहाँ पर assumption ले सकते हैं. So as the workers of RF and BKL were managed completely in a different manner, there might be conflicts. सही है, which can be observed as the case identifies that BKL workers were leaving the organization and the labor turnover was increasing. Labor turnover बढ़ रहा था और इसको RF को रिक्रूटमेंट में क्या आ रहे थे? मसले आ रहे थे. और फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी भी क्या नजर आ रही है? कम नजर आ रही है, which showed that this external growth in the form of horizontal integration was not proving to be beneficial, ठीक है, and was not one of the right decisions that RF was making. बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात यहां तक हो गई. फिर आप आगे बात करोगे, अब इसमें फर्दर और आप खुद भी लिखने बैठोगे तो और फर्दर एलैबोरेशन होगी. 2018 के अंदर इन्होंने एक नई बिल्डिंग ली, वापस लोन ले, और उस लोन से आपको नजर आ रहा है, आप खुद देखो कि आपका जो गियरिंग है वो 60% पे चले गया, जो पहले कम हुआ था. बिजनेस हाईली गियर्ड हो गया. मुझे एक बात बताओ, केस कहीं ये नहीं बता रहा कि हमें जरूरत थी या 300% से तुमने कैपेसिटी बढ़ा दिया. क्या भाई तुम्हारा शुगर केन का आउटपुट इतना आ रहा था कि तुम्हें जरूरत थी?
इतना ज्यादा एक्सपेंशन की क्या जरूरत थी? कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, इतना रिसोर्सेज लगा रहे हो, उल्टा आपने गेयरिंग बढ़ा ली, उल्टा आपका प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गिर रही है, आप लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस रहे हो, आपको ऊपर नजर आ रहा है कि आपका एसेट टेस्ट रेशियो कम हो रहा है। लेकिन जब देखो, मुझे एक बात बताऊं, जब एसेट टेस्ट रेशियो इस तरह कम हो रहा है ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। सो देयर इज अ नीड फॉर अ ग्रेटर इन्वेंट्री होल्डिंग कैपेसिटी। लेकिन इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई थी हमें पता नहीं था। ठीक है, तो यहां पर हमें बात नजर आई। अब आगे हमें ये भी हुआ इनका, अब यहां पर ये भी हुआ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे इन्वेंट्री होल्ड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इन्वेंट्री होल्ड कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या था, यहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, यहाँ लिखा 2020 के अंदर एक फायर हुआ। 2020 के अंदर एक फायर हुआ जिससे इनकी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सारी क्या हो गई? जाया। और ये बिजनेस कंप्लीटली क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या इन्वेंट्री इतने बड़े लेवल पे स्टोर करना एक सूटेबल डिसीजन था या नहीं था? इसके बेनिफिट्स थे कि पैसे बढ़ जाते तो ज्यादा रिटर्न मिल सकते थे, लेकिन ये इससे इसके लिए एक फेवरेबल डिसीजन साबित नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये चूंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका था पीछे, तो जाहिर सी बात और शेयर होल्डर्स आएंगे, उनकी अपनी से भी होगी। अभी तक सिर्फ 50%, 51% शेयर है, और अगर आगे और शेयर इशू कैपिटल रेज करना पड़ता तो उसकी अपनी ओनरशिप इसके हाथ से जा सकती थी। 19 के अंदर क्या हुआ? रिजल्ट्स आए। तो अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूंगा तो यही बात करूंगा कि रिजल्ट्स वर लाइक दैट द क्या बोलते हैं, 2019 में आएगा भाई, 19 में अपेंडिक्स 4 है कि 19 में जब रिजल्ट्स आए और पुराने रिजल्ट्स दिखाए गए तो शेयर होल्डर्स वर व्हाट? हैप्पी। दे डिड नॉट से एनीथिंग, यानी वो खुश थे, जो हो रहा है सही हो रहा है, बाकी लोगों की जैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एट द एंड आप फाइनल एक कंक्लूजन लेके आओगे, तब बात करोगे इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग इंटरनल ग्रोथ, थिंग्स वर इन कंट्रोल and the business was able to manage operations. However, when the expansion became aggressive and the business went forward with external growth, things got out of control. As the case identifies that the profitability started to decline, the gearing increased, and the business's financial position became weak. And due to the fire incident, due to the expansion of the building, the business eventually suffered a loss and closed down. तो इस तरीके से आपने पूरी जो उसकी टाइमलाइन है उसको आपने क्या किया, 2008 से लेकर 2019 तक इवेल्युएट किया। बताया ना, थोड़ा सा लिंक कर देंगे उसको। तो आपने उसको पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और ये सिंपल 20 मार्क का सवाल था, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसको यहाँ रोकते हैं।